हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशु एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है किस चैप्टर के बारे में बात हो रही है भाई? हमारा लास्ट लेक्चर था। लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा हमने पढ़ा था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। क्या क्या जरूरतें हैं इंप्रूवमेंट करने की फूड रिसोर्सेज के अंदर, कल्टीवेशन को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, सारी चीजें हम चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में अगर किसी को कोई भी क्वेरी या डाउट है, मैं आपको बता चुका हूँ कि कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट्स कीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज का आंसर आपको करा देंगे। आपके लिए हमेशा तत्पर है। तो चैप्टर जो हमारा चल रहा है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, कहाँ तक हो गया था? मैंने आपको पढ़ा दिया था इरिगेशन मेथड तक। कहाँ तक हो गया था भाई? आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, यानी क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट में आपको समझा चुका हूँ पहले ही। उसके बाद में क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था हमारा टॉपिक था हमारा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। दो तरीके के मेथड्स मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। दोनों ही आपको डायग्राम भी दिखा दिए गए थे। आई होप आप सब चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न किस तरीके से फसलों को उगाया जाता है? क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है फसल को ऐसे ढंग से उगाना जिससे आप ज्यादा से ज्यादा खेत से उपज प्राप्त कर सको। ज्यादा से ज्यादा उपज लेने के लिए खेत में फसलों को किस तरह से उगाना चाहिए, वो ढंग जो है वो क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न है। अब जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। और भी होते हैं भाई, रिले क्रॉपिंग भी होता है, लेकिन आप यहाँ पढ़ोगे नहीं। आपके जो सिलेबस में वो दो तरीके का है, बस उसी को देखो आप। मिक्स क्रॉपिंग है और इंटर क्रॉपिंग है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है? क्या होती है मिक्स क्रॉपिंग? किसी एक खेत के अंदर दो या दो से ज्यादा फसलों को एक साथ उगाना। ठीक है, वो क्या कहलाती है? मिक्स क्रॉपिंग कहलाती है। देखिए, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड, इन द सेम फील्ड। अभी मैंने आपको बताया एक ही खेत के अंदर दो या दो से ज्यादा फसलों को एक साथ उगाना क्या कहलाता है? मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे वीट एंड ग्रैम, गेहूं और चना। मेज एंड सोयाबीन, मक्का और सोयाबीन। तो ये भाई क्या है? एक मिक्स क्रॉपिंग है। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर। ये क्या करती है? रिड्यूस कर देती है आपके क्रॉप फेलियर के रिस्क को। किस तरह रिड्यूस करती है? सपोज कीजिए आपने एक खेत में दो फसलें उगाई। आप सभी को पता है कि दुश्मन है हमारी फसलों के, पेस्ट हो गया, वीड हो गया, है ना, डिजीज हो गई, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है? आपकी क्रॉप के प्रोडक्शन को घटा देती है। अब आपने क्या किया कि एक खेत के अंदर दो तरीके की फसल उगा दी। अब किसी वजह से एक फसल का प्रोडक्शन कम रहा, तो आप दूसरे फसल के प्रोडक्शन से पहली वाली फसल की भरपाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क था, है ना, फाइनेंशियल जो रिस्क था, जो नुकसान होना था, वो नुकसान होने से आपका बच गया। तो जो क्रॉप फेलियर से बचाने का काम करती है मिक्स क्रॉपिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वन क्रॉप फेल्स, अगर एक फसल आपकी बर्बाद हो जाए, द अदर स्टिल गिव यू यील्ड, तो दूसरी आपको उपज दे सकती है। ठीक है, तो दूसरी फसल से आप उपज ले सकते हैं। दूसरा क्या है? इंटर क्रॉपिंग। इंटर यानी अंदर की तरफ। जो मिक्स क्रॉपिंग होगी उसमें सारे ही प्लांट सेम लेंथ के होंगे, लाइन बाय लाइन या क्यारी बाय क्यारी, या एक एक पार्टीशन कर दो एक खेत का, बराबर बराबर लेंथ के दो फसलें उगा दो एक साथ में। तो यहाँ पर जो मिक्स क्रॉपिंग होगी वो लगभग सेम लेंथ के प्लांट के साथ होगी। और जो इंटर क्रॉपिंग है आपने देखा होगा, जैसे सोयाबीन के अंदर वो बहुत बार, सॉरी, मेज मक्का के अंदर सोयाबीन बोई जाती है। ठीक है, और आपने देखा होगा सरसों के अंदर शलजम बोए जाते हैं। तो ये जो मेथड है वो किसका है भाई? इंटर क्रॉपिंग का है। इसमें भी क्या है? सेम है, दो या दो से ज्यादा फसलों को एक स्पेसिफिक रो के अंदर उगाना, एक स्पेसिफिक रो के अंदर उगाना, और पैटर्न को इस तरह से यूटिलाइज करना, पैटर्न को इस तरह से यूटिलाइज करना कि उनके न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो इस तरह की जो क्रॉपिंग होगी क्या होगी? इंटर क्रॉपिंग होगी। एग्जाम्पल जैसे सोयाबीन एंड मेज, मक्का एंड सोयाबीन। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देख लीजिए, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने। मिक्स क्रॉपिंग है, ये क्या है? इंटर क्रॉपिंग है।
क्लियर है भाई? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, रोटेशन का मतलब क्या है कि सीजन वाइज एक फसल आपने बो दी इस वाले सीजन में, अब अगला का सीजन क्या होगा, गर्मी वाला सीजन होगा, तो गर्मी वाले सीजन में दूसरी फसल बो दी। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो सॉइल की एफिशिएंसी है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है वो बरकरार रहती है। कैसे बरकरार रहती है? मैंने आपको एक एग्जांपल बताया होगा। एग्जांपल क्या, आप ऐसे देखिए, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सेशन इन द सेम फील्ड, यानी सेशन वाइज अपने खेत के अंदर अलग अलग फसलों को बोना क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। अब एग्जांपल में देखो, सेम एग्जांपल है, ग्रोइंग लेग्यूम्स आफ्टर सीरियल्स, ग्रोइंग लेग्यूम्स आफ्टर सीरियल्स, सीरियल्स के बाद में लेग्यूम्स बोला, क्यों बोल रहे हैं भाई? सपोज कीजिए आपने कोई सीरियल बोया, सीरियल क्या है, वीट है, क्या है, वीट है। अब जो वीट की क्रॉप होती है वो सॉइल से ज्यादा नाइट्रोजन का कंजप्शन करती है, सॉइल से इसने क्या किया, ज्यादा नाइट्रोजन का कंजप्शन किया, कंज्यूम किसने कर लिया, वीट ने कर लिया। अब हमारी अक्लमंदी ये है कि अगर हमें सॉइल के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन की एफिशिएंसी को बचाना है तो हम अगले सीजन में क्या बोएंगे, क्या बोएंगे भाई, लेग्यूम्स बोएंगे। क्या बोएंगे, लेग्यूम्स बोएंगे। लेग्यूम क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, किसके अंदर, सॉइल के अंदर। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन से क्या बेनिफिट हुआ, आपकी जो सॉइल की हेल्थ है वो हेल्थ मेंटेन रहेगी सीजन बाय सीजन। तो आपका फायदा क्या होगा क्रॉप रोटेशन करने से, कि आपको फालतू के फर्टिलाइजर्स पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब क्या होता है, बहुत से किसान, आपने वीट बो दिया एक बार, दूसरी बार लेग्यूम्स ना बो के कोई सी दूसरी फसल बो दी जो सेम ही कंजप्शन कर रही है किसका, नाइट्रोजन का। पहले नाइट्रोजन का कंजप्शन किसने कर लिया, वीट ने कर लिया। अब दूसरी फसल आपने ऐसी बोली जो फिक्सेशन के बजाय कंजप्शन कर रही है नाइट्रोजन का, तो सोइल जो है डेफिशिएट हो जाएगी नाइट्रोजन की। तो आपको क्या क्या यूज करना पड़ेगा भाई, फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। अब यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अब जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है, हिंदी में समझिए, फर्टिलाइजर का जो इस्तेमाल है वो आपके खेत के लिए लंबे समय तक अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगर आप फर्टिलाइजर का यूज अपने खेत के अंदर ज्यादा लंबे टाइम तक करोगे तो वो आपकी खेत की जो एफिशिएंसी है नाइट्रोजन प्रोडक्शन की उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। क्योंकि खेत को लगने लगेगा कि नाइट्रोजन मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं जब मुझे नाइट्रोजन बाहर से मिल रहा है। ठीक है, ये जो टेंडेंसी होती है सॉइल की और ह्यूमन बॉडी की लगभग ऑलमोस्ट सेम होती है। कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी हार्मोन अगर आप बॉडी के अंदर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनकी जो दवाइयाँ चलती हैं, सपोज कीजिए इंसुलिन चल रहा है, क्या चल रहा है, इंसुलिन चल रहा है। अब अगर इंसुलिन का साइकिल एक बार शुरू हो गया किसी ह्यूमन बॉडी के लिए तो वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन कौन करता है भाई, पैनक्रियास करता है। कौन करता है, पैनक्रियास करता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन किसने किया, पैनक्रियास ने किया। अब पैनक्रियास अगर लो प्रोडक्शन कर रहा है इंसुलिन का तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, बाहर से इंसुलिन ले लेंगे। अब जैसे आपने बाहर से इंसुलिन लेना शुरू किया बॉडी के अंदर तो पैनक्रियास नेचुरली बनाना बंद कर देगा। मैं वही फर्टिलाइजर वाली बात पर आ रहा हूँ। अब आपने क्या किया, एक हार्मोन को इंजेक्ट कर लिया बॉडी के अंदर, आपके पैनक्रियास को लगा कि जो एफिशिएंसी है, आपके पैनक्रियास को क्या लगा कि जो डेफिशिएंसी है किसकी, इंसुलिन की, वो कौन पूरी कर रहा है, बाहर से आने वाला हार्मोन पूरी कर रहा है। तो भाई मैं तो टेंशन फ्री हो गया, मुझे तो हार्मोन बनने की जरूरत ही नहीं। तो अब ये जो इंसुलिन आपने बॉडी के अंदर डाला है वो आपको लाइफ लॉन्ग ही डालना पड़ेगा। सेम चीज में किसके साथ होती है, सॉइल के साथ होती है। अगर आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले प्लांट्स आपने खेत के अंदर बो दिए तो नाइट्रोजन को फिक्स करा देंगे। और अगर आपने नई बे फर्टिलाइजर का यूज कर लिया, लंबे टाइम तक फर्टिलाइजर का यूज किया, तो सॉइल समझेगी कि भाई नाइट्रोजन तो मुझे बाहर से मिलता ही है, मैं इसको खुद से फिक्स क्यों कराऊं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन बंद हो जाएगा नेचुरली जो हो रहा है सॉइल के अंदर। तो वो क्या होगा, आप फर्टिलाइजर का यूज करने लगेंगे, फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी आगे फर्टिलाइजर का यूज करना। तो बेहतर तरीका यह है कि फर्टिलाइजर और केमिकल सब्सटेंसेस से बचिए। अगर आप पहली फसल सीरियल की बो रहे हैं तो आप दूसरी फसल किसकी बोइए भाई, लेग्यूमिनस प्लांट की बोइए, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर खुद ब खुद नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा और आपकी सॉइल और आपकी क्रॉप लगातार हेल्दी बने रहेंगे। तो समझ आइए भाई यहाँ तक बात। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। हमारी दो हेडिंग पूरी हो गई, पहली क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, दूसरी क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, अब तीसरी है आपकी क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप के प्रोटेक्शन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। देखिए अब क्रॉप की प्रोटेक्शन क्या क्या चीजों से करेंगे भैया आप, पेस्ट से करेंगे, पेस्ट होते हैं, डिजीज होती हैं, वीड्स होते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। वो तो भाई एनवायरमेंटल फैक्टर तो गॉड की तरफ से है, उसका आप कोई सुझाव नहीं कर सकते, आप टेक्निक से अपना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कि आप इस फसल को इस एनवायरमेंटल फैक्टर से इस तरह से बचा सकते हो। बाकी जो मेथड्स होते हैं कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए, वीड से बचने के लिए और आपकी बीमारियों से बचने के लिए, वो क्या क्या है। अगर हम पेस्ट की बात करें यानी कीड़े मकोड़ों की बात करें तो आप कर सकते हैं पेस्ट कंट्रोल। दो तरीके का होता है, पहला होता है केमिकल कंट्रोल और दूसरा होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल क्या है, आप किन किन का यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्टिसाइड आर अवेलेबल इन आवर मार्केट। हमारी मार्केट के अंदर अलग अलग तरह के इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड मौजूद हैं जो अलग अलग कीड़ों को मारने के लिए कारगर होते हैं। ठीक है भाई, चलिए क्या क्या चीजें होती हैं, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड। किसको मारते हैं, किल पेस्ट। ये हो गया आपका केमिकल कंट्रोल, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं आप इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल, यूजिंग नेचुरल प्रेडेटर। नेचुरल प्रेडेटर्स का यूज करना किसको मारने के लिए, पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। एग्जांपल क्या है आपका, लेडी बग्स। एग्जांपल क्या है भाई, लेडी बग्स फॉर एफिड कंट्रोल। अब ये लेडी बग क्या होता है, आप सभी ने बचपन में कीड़ा देखा होगा छोटा सा, जिसके कलरफुल वो होते हैं। देखिए रुको एक मिनट मैं दिखाता हूँ, एफिड्स भी दिखाता हूँ और आपको लेडी बग भी दिखाता हूँ। इस तरह का कीड़ा होता है भाई एफिड, आप सभी ने देखा होगा, या हरा से कीड़ा पत्ते के ऊपर दीमक की तरह, इसको बोलते हैं एफिड। अब मैं आपको दिखाता हूँ लेडी बग। ये होता है लेडी बग। तो ये जो लेडी बग होता है वो एक नेचुरल प्रेडेटर है, किसके लिए, किसके लिए नेचुरल प्रेडेटर है भाई, किसके लिए है, एफिड के लिए। क्योंकि जो लेडी बग होता है वो किसको खाने का काम करता है, एफिड को खाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी फसल में से एफिड की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये लेडी बग क्या है, एक नेचुरल प्रेडेटर है, ठीक है, जो आपकी फसलों को बचाने का काम कर रहा है। तो हमारे दो एग्जांपल्स हो गए भाई, केमिकल कंट्रोल हो गया और बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वीड कंट्रोल। वीड, वीड मैंने अभी आपको बताया था, वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। नहीं बताया तो सुनिए, जो वीड्स होते हैं, जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, अनवांटेड प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो बिना बुलाए खेत के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आपने फसल किसकी बोई और वीड बिना उगाए ही खेत के अंदर उग गया, तो ऐसे प्लांट्स को खेत से बाहर निकालना जरूरी होता है, क्योंकि ये फसल के मुकाबले ज्यादा न्यूट्रिएंट का कंजप्शन करते हैं और आपकी फसलें लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से कमजोर रह जाती है। तो जो ज्यादा खाना खा रहा है उसको खेत से बाहर निकालना जरूरी है ना। तो उनको खेत से बाहर निकालने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोल्स होते हैं। पहला होता है आप मैनुअली निकाल सकते हैं खेत से बाहर, खेत से बाहर निकाल के फेंक दो, उनमें आग लगा दो, अगर आप जहां डालेंगे वहां उग जाएंगे, इतने जिद्दी और घेड़ होते हैं। दूसरा क्या है, केमिकल मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं वीड कंट्रोल। वीडिसाइड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वीड कंट्रोल में क्या है भाई, देखिए पहले देखिए, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। वीड क्या है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं दैट कॉम्पीट विद क्रॉप, जो कॉम्पीट करते हैं किसके साथ, फसलों के साथ, फॉर न्यूट्रिएंट्स, फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट के लिए। किससे कॉम्पीट कर रहे हैं, हमारी फसलों से। यानी आपकी फसल से ज्यादा न्यूट्रिएंट, वाटर और सनलाइट का कंजप्शन करेंगे और आपके फसलों से ज्यादा जल्दी बड़े हो जाएंगे और आपकी फसलें कैसे रह जाएंगी, कमजोर रह जाएंगी। इसलिए इनको खेत में से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेथड्स ऑफ कंट्रोल वीड्स आर इंक्लूड, किन किन तरीकों से आप वीड को बाहर निकाल सकते हो। पहला है मैकेनिकल मेथड, मैनुअली रिमूविंग। मैनुअली रिमूविंग मैंने आपको बताया कि खेत से वीड्स के पौधों को मैनुअली उखाड़ के बाहर फेंक दो और उसमें आग लगा दो, ये हो गया मैनुअल मेथड। दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है,
वीडीसाइड का यूज करना। किसका यूज करना? वीडीसाइड का स्प्रे कर दो खेत के अंदर, जितने भी वीड्स खेत में होंगे सब मुरझाकर मर जाएंगे, आपकी फसल पर वीडीसाइड का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आसान और बेहतर तरीका क्या है? वीडीसाइड या केमिकल कंट्रोल। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। अभी एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है देखिए, चलिए देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व्स द ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड प्रोडक्शन एंड द अदर पर्पसेस। एनिमल हस्बेंड्री क्या है भाई? एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स को पाला जाता है। किसके लिए? फॉर फूड प्रोडक्शन और अदर पर्पसेस। जानवरों को पालना अपने फायदे के लिए। फायदा क्या है? अगर आप भैंसों को पालोगे तो हमें दूध देंगी, उसके गोबर से आप ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फूड प्रोडक्शन और दूसरे पर्पसेस के लिए जानवरों को पालना क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। आपने गांवों में देखा होगा भैंसें पाली जाती हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड, क्या क्या चीजें हैं भाई एनिमल हस्बेंड्री, क्या क्या फायदे? पहला है कैटल फार्मिंग। मिल्क एनिमल्स जैसे काउज एंड बफेलोज रेज्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन। रेज्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, कुछ गाय, कुछ क्या लगभग सभी गायों और भैंसों को पाला जाता है। क्यों? क्योंकि हम उनसे किसका प्रोडक्शन कराते हैं भाई? दूध का प्रोडक्शन कराते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है मर्रा बफेलो और दूसरा है साहिवाल काऊ। साहिवाल काऊ बहुत ज्यादा फेमस ब्रीड होती है काऊ की, तो साहिवाल काऊ और मर्रा बफेलो आर द एग्जांपल ऑफ कैटल फार्मिंग। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एक गाय का और भैंस का एग्जांपल बताओ जो हम मिल्क प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, तो आप एग्जांपल बता सकते हो, लिखे हुए हैं आपके सामने। दूसरा है ड्रॉट एनिमल। ऐसे एनिमल जिनको खेत जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बैल हो गया, भैंसा हो गया, है ना। ये सब किस कौन से पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? हम किसके लिए कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, अपने जंगल से घर के लिए नियाड होने के लिए, या किसके लिए? प्लफिंग के लिए। ठीक है, खेत जोतने के लिए। तो दो तरह के जो आपके एनिमल हस्बेंड्री में दो तरह के जानवर आते हैं। पहला होता है जो मिल्क प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे बफेलोज एंड काउस। दूसरा है जो बाहर के पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और प्लफिंग के लिए। ठीक है, उनमें क्या है? आपका बैल हो गया, भैंसे हो गए। ठीक है, ये दो तरीके के जानवर हम लोग पालते हैं। आगे देखते हैं डिजीज मैनेजमेंट इन कैटल। जब आप जानवरों को पाल रहे हैं तो आपको उनके डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि उनकी डिजीज का मैनेजमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज इन एनिमल्स इज क्रूशियल फॉर हाई क्वालिटी मिल्क, क्रूशियल फॉर हाई क्वालिटी मिल्क, मीट प्रोडक्शन एंड मीट प्रोडक्शन। प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज इन एनिमल, जानवरों को बीमारियों और जानवरों की बीमारियों को कंट्रोल करना और उनसे प्रिवेंट करना क्रूशियल है। किसके लिए? मिल्क प्रोडक्शन के लिए और मीट प्रोडक्शन के लिए। डिजीज आर मैनेज्ड थ्रू वैक्सीनेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। बीमारियों को दूर रखा जा सकता है किसके थ्रू? वैक्सीनेशन के थ्रू और हाइजीन प्रोसेस किसके थ्रू? यानी जिन जानवरों को आप पाल रहे हो, जिन जानवरों को आप अपने घर में रख रहे हो, उनके हाइजीन का ध्यान भी आपको बहुत ज्यादा रखना चाहिए। क्योंकि अगर वो लोग हाइजीन नहीं होंगे, वो जानवर हाइजीन नहीं होंगे, तो उनसे होने वाला जो प्रोडक्शन है, मिल्क का प्रोडक्शन है, वो भी गंदा होगा, आप लोगों को बीमार कर सकता है। तो बेहतर तरीका यह है, जिन जानवरों को आप पाल रहे हो उनके रहने की जगह को भी साफ रखो और उन जानवरों को भी ज्यादा से ज्यादा साफ रखने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप उनकी बीमारियों से आप उन सभी जानवरों को बीमारियों से प्रिवेंट कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। नाम से पता चल रहा है पोल्ट्री, मुर्गियों को पालना। देखिए, रीचिंग डोमेस्टिकेटेड बर्ड लाइक चिकन्स, डक्स एंड टर्कीज। पोल्ट्री फार्मिंग प्रोवाइड्स मीट। पोल्ट्री फार्मिंग से हमें क्या मिलता है? मीट मिलते हैं, अंडे मिलते हैं, एंड द फूड रिसोर्सेज आर कंट्रीब्यूट टू द एम्प्लॉयमेंट और इनकम इन रूरल एरियाज। अब जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसके हमें तीन बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट क्या है? मीट।
जो चिकन आप लोग खाते हैं उसका प्रोडक्शन भी कहाँ से होता है, पोल्ट्री फार्मिंग से होता है। दूसरा क्या है, एग्स, जो अंडे खाते हैं उन अंडों का भी जो प्रोडक्शन होता है वो भी किसके थ्रू होता है, पोल्ट्री फार्मिंग के थ्रू होता है। और तीसरा क्या है, ये एक गुड अर्निंग सोर्स होता है। क्या होता है, गुड अर्निंग सोर्स। ठीक है भाई, तो पोल्ट्री फार्म से आपको 3 बेनिफिट मिल गए। पहला, आपके घर का मीट हो गया, है ना, मीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा भाई, चिकन और अंडे। और तीसरा है गुड अर्निंग सोर्स, यानी आप दोनों चीजों को बेचकर अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो रूरल एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होता है पोल्ट्री फार्म करना। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फिश प्रोडक्शन। कैप्चर फिशिंग, कैचिंग फिशिंग फ्रॉम द नेचुरल वाटर बॉडीज, रिवर, सीज एंड लेक्स। अब जो फिश प्रोडक्शन है वो आप कैप्चरिंग से शुरू कर सकते हैं। अपना कांटा ले जाकर किसी झोल के किनारे, रिवर के किनारे या लेक के किनारे बैठ सकते हैं, मछली को इकट्ठा करके मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो यह है। दूसरा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर लेक या एक पर्टिकुलर जोड़ आपने ले लिया, उसमें अपनी मछलियों को डाला, उनको रेस करा और रेस कराने के बाद उनको बेच दिया, तो इट्स अ गुड अर्निंग सोर्स। देखिए, कल्चर फिशिंग जिसको हम बोलते हैं, एक्वा कल्चर इन डिफरेंट लैंग्वेज, रेजिंग, रियरिंग, चलो कोई नहीं, फिश इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स लाइक पॉन्ड्स, टैंक्स एंड रिजर्वियर्स, इसको रेजिंग करिए। यानी मछलियों को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर उगाना, जैसे तालाबों के अंदर, है ना, एक जोहड़ होते हैं आसपास में या टैंक्स होते हैं, तो इनको उगाना एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर क्या कहलाता है, एक्वाकल्चर या फिश कल्चर कहलाता है। फिश फार्मिंग इज क्रूशियल एज फिश एज हाई प्रोटीन फूड एंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी कम्युनिटीज। ठीक है भाई, फिश का यूज हम किस लिए करते हैं, मीट के लिए करते हैं। ठीक है, और इट इज ऑल्सो अ गुड अर्निंग सोर्स, ये भी क्या है, एक गुड अर्निंग सोर्स होता है। ठीक है, तो फिश का प्रोडक्शन हम क्यों करते हैं भाई, एक तो मीट के लिए करते हैं और दूसरा क्या है, ये एक अच्छा अर्निंग सोर्स होता है। क्लियर है भाई, चलिए, ये तो छोटी छोटी चीजें आप सभी को पता होगा पहले से। तीसरा है बी कीपिंग, एपीकल्चर। बी कीपिंग में क्या होता है, बी कीपिंग में हम जो मधुमक्खी को पालते हैं वो पालते हैं हनी प्रोडक्शन के लिए। आप सभी को पता है, बहुत ज्यादा कॉमन सी चीज है, जो बी कीपिंग की जाती है वो की जाती है किसके लिए, हनी प्रोडक्शन के लिए, हनी प्रोडक्शन के लिए। देखिए, रेजिंग बी हनी बीज फॉर हनी प्रोडक्शन, मधुमक्खियों को किसके लिए उगाना, हनी प्रोडक्शन के लिए उगाना। एंड पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन कराने के लिए भी, पॉलिनेशन आपके फ्लावर्स वगैरह पे पॉलिनेशन कराने का काम करती है ये। ठीक है, हनीज इज अ सोर्स ऑफ फूड एंड बी कीपिंग एड्स द पॉपुलेशन ऑफ क्रॉप, पॉलिनेशन, सॉरी पॉपुलेशन कह रहा, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप, एनहेंसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और ये क्या करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने का काम करती है। पॉलिनेशन पता होगा आप सभी को, पॉलिनेट करना, परागण कराना, है ना, यानी मेल गैमेट को, फ्लावर के मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना। ये काम कौन करते हैं, ये करती हैं आपकी बीज। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो मक्खियां होती हैं वो किस पर बैठती हैं, फूलों पर बैठती हैं, फूलों पर बैठने का काम करती हैं और वहां से शहद लेती है ना। आपने सुना होगा कि तो हनी बीज जो होती हैं वो एक सबसे बड़ा सोर्स होती है पॉलिनेशन कराने का। क्योंकि किसी भी फ्लावर पर मेल गैमेट प्रेजेंट होगा, किसी फ्लावर पर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, या किसी पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होगा। अब सपोज कीजिए मेरे पास 2 फ्लावर्स हैं, इसके ये वाला जो पोर्शन में कहता हूँ ये है मेल गैमेट, सॉरी ये क्या है, मेल गैमेट्स, या मैं इनको बोल सकता हूँ ये है पोलन ग्रेन्स। ये क्या है, पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कोई मधुमक्खी उड़ती हुई है इस फ्लावर पे बैठी,
तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं उस मधुमक्खी की बॉडी पर चिपक जाएंगे। अब जब ये मक्खी उड़ के किसी दूसरे फ्लावर पर बैठेगी, मैं यहाँ पर दूसरा फ्लावर बना देता हूँ, लग तो नहीं रहा फ्लावर से वैसे, यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ, एक फीमेल फ्लावर बना देता हूँ। ये कौन सा फ्लावर है, एक फीमेल। अब जब ये हनी बी इस फ्लावर पे आके बैठेगी तो जो मेल गैमेट दूसरे फ्लावर से आके चिपके थे वो इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर चिपक जाएंगे। स्टिग्मा क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टिग्मा क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो हनी बी ने बेसिकली क्या किया, पॉलिनेशन कराने का काम किया। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है किसी भी मेल गैमेट का, किसी भी फ्लावर के मेल गैमेट का कहां तक पहुंचना, फीमेल गैमेट तक पहुंचना, फीमेल गैमेट तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। अब हनी बी ने क्या किया भाई, शहद चूसने के लिए इस वाले फ्लावर पे आई। अब इसके जो मेल गैमेट यानी पोलन ग्रेन थे वो हनी बी के बॉडी से चिपक गए। अब हनी बी जब यहाँ से उड़ के किसी दूसरे फ्लावर पे गई, यहाँ पहुंची, तो वो जो पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पे लगे हुए थे वो कहाँ कर लग गए, इस फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आके चिपक गए, जहां से क्या शुरू हो गया, पॉलिनेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। तो हनी बी बेसिकली क्या करती हैं, हनी के प्रोडक्शन का काम करती हैं और आपकी क्रॉप्स के पॉलिनेशन कराने का भी काम करती हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मिंग विदाउट यूजिंग सिंथेटिक केमिकल्स, ऐसी फार्मिंग जिसमें किसी भी सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल ना किया जाए, ऐसी फार्मिंग क्या होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। सिंथेटिक केमिकल्स जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, आपके क्या हो गए, फर्टिलाइजर हो गए या पेस्टिसाइड हो गए। इट रिलाइज ऑन नेचुरल इनपुट्स लाइक कंपोस्ट, ये रिलाई करती है कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस पर जैसे कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। बायोलॉजिकल मैंने आपको बता दिया, प्रेडेटर्स जो थे, लेडी बग, ठीक है। तो ऐसी फार्मिंग जिसमें किसी भी सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल ना किया जाए, ऐसी फार्मिंग को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। चलो भैया आगे देखते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, क्लियर है सबको। आगे चलते हैं, एग्रोफोरेस्ट्री क्या होती है। एग्रोफोरेस्ट्री देखिए, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है, इंटरग्रेटिंग ट्रीज विद क्रॉप्स, इंटरग्रेटिंग ट्रीज विद क्रॉप्स टू क्रिएट फेवरेबल एनवायरमेंट दैट सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी, जो सपोर्ट करे किसको, बायोडाइवर्सिटी को, और प्रिवेंट करे किससे भाई, किससे प्रिवेंट करे, सोइल एरोजन से। यानी एग्रोफोरेस्ट्री क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा आपके खेत के चारों तरफ किनारी की तरफ पेड़ लगाए जाते हैं। आपने किसी खेत के अंदर कोई फसल बोई और आपने देखा होगा इस फसल के अलावा यहाँ किनारी पर क्या लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं भाई, पेड़ लगाए जाते हैं। तो इस तरह की जो फॉरेस्ट्री होगी वो क्या कहलाएगी, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाएगी। अब इसके दो बेनिफिट होते हैं बहुत ज्यादा बड़े। पहला बेनिफिट क्या है, आपकी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना, और दूसरा बेनिफिट होता है सोइल एरोजन से प्रिवेंट करना। सोइल एरोजन आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं दिखा देता हूं क्या होता है सोइल एरोजन। देखिए सोइल एरोजन होता है मिट्टी का कटाव। आपने देखा होगा पानी, मिट्टी जो होती है पानी के साथ में बहकर चली जाती है। जो इस तरह का जो कटाव होता है पानी की वजह से वो क्या कहलाता है, सोइल एरोजन कहलाता है। एक मिनट भाई, जो इस तरह का कटाव होगा मिट्टी के अंदर वो क्या कहलाएगा, सोइल एरोजन कहलाएगा। क्योंकि जो मिट्टी के पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली फ्लोट करने लगते हैं पानी के पार्टिकल के साथ में। तो उससे क्या होगा कि मिट्टी में जो जगह होगी वो बहुत ज्यादा खाली होती चली जाएगी और बहुत सारी मिट्टी पानी के साथ में बहकर चली जाएगी। अब जो पेड़ लगाते हो आप इसके आसपास, पेड़ क्या करते हैं, वो जड़ों से मिट्टी के पार्टिकल को पास पास बांध के रखते हैं, जिससे सोइल एरोजन की जो संभावना होती है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, या बेसिकली आप कह सकते हो खत्म हो जाती है। तो आपकी जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो दो काम क्या कर रही है, पहली है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना, और दूसरी क्या है, आपकी मिट्टी को सोइल एरोजन से बचाना। ठीक है भाई, चलिए
आगे देखते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होती है। कंबाइनिंग क्रॉप फार्मिंग विद एनिमल्स रियरिंग एंड एक्वाकल्चर टू मैक्सिमाइज सोर्स ऑफ एफिशिएंसी एंड रिड्यूस वेस्ट। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है, अपनी फसलों के साथ में जानवरों को उगाना और एक्वाकल्चर का भी इस्तेमाल करना एक ही साथ में। सपोज कीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई पॉन्ड है, मेरे पास एक बहुत बड़ी जमीन है, उस जमीन के मैंने दो पार्टीशन किए, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। मेरे पास कोई जमीन है भाई, मैंने उस जमीन के कितने पोर्शंस कर लिए, मैंने क्या किया कि इस जमीन के इतने हिस्से में मैंने क्या बो दिया, अपनी फसल बो दी या क्रॉप बो दी। ठीक है, इतनी जमीन में मैंने क्या बनाया, एक पॉन्ड बनाया। क्या बनाया भाई, पॉन्ड बनाया, तालाब बनाया। अब इस पॉन्ड के ऊपर मैंने लोहे का जाल बनाया, खुला हुआ लोहे का जाल बना दिया इस तरह का। अब जाल को कवर करके पूरी तरह से एक पूरा जाल बना दिया, और उस जाल के अंदर मैंने क्या रखी भाई, क्या रखा, एक फार्म बनाया। किसके लिए, पोल्ट्री के लिए, या आप कह सकते हो हाँ चलो पोल्ट्री फार्म बनाया। क्या बनाया, पोल्ट्री फार्म बनाया। यहाँ पर क्या है, ऊपर क्या है, पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म में कौन रहेंगी भाई, आपकी मुर्गियां रहेंगी। अब मुर्गियां इस पॉन्ड के अंदर प्रेजेंट जो फिशेज हैं, पॉन्ड में क्या है, फिशेज हैं, इस पॉन्ड के अंदर जो प्रेजेंट फिशेज हैं उनको फीड कराने का काम करेंगी। कैसे, आप दाना डाल रहे हो किसके लिए, मुर्गियों के लिए। अब मुर्गी खाना खा रही है, खाना खाने के बाद जो बीट कर रही है, वो बीट कहाँ जाएंगे, जाल तो खुला हुआ है, बीट कहाँ जाएगी, आपके पॉन्ड में जाएगी। अब इस बीट से कौन बड़ी होंगी, आपकी मछलियां बड़ी होंगी। तो आपने एक ही मैदान में या एक ही खेत के अंदर आपने बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन कर लिया। पहला प्रोडक्शन आपने फसल का किया, दूसरा इस पॉन्ड की वजह से किसका प्रोडक्शन हो गया, फिशेस का प्रोडक्शन हो गया, और ऊपर किसका प्रोडक्शन हो गया, हैंस का प्रोडक्शन हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको एक पर्टिकुलर खेत के अंदर, एक ही खेत के अंदर बहुत सारे अर्निंग सोर्सेज मिल गए, जिससे आपने रिड्यूस वेस्ट को भी एक फीड प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल कर लिया। रिड्यूस वेस्ट क्या था, जो पोटी थी मक्खी उनकी, मुर्गियों की, उसको किसने खा लिया, फिशेज ने खा लिया। तो आपने एक पर्टिकुलर खेत के अंदर क्या कर लिया, बेसिकली इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर ली। यानी एक ही खेत के अंदर आपने फसलों को भी उगा लिया, आपने एनिमल रियरिंग भी कर ली, और आपने एक्वाकल्चर भी कर लिया। तो इस तरह की जो फार्मिंग होगी वो क्या कहलाएगी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहलाएगी। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपके चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने में हेल्प करेंगे चीजें। पहले क्या है, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट क्रॉपिंग पैटर्न्स हेल्प इंप्रूव द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। पहली जो लाइन थी वो किसके ऊपर थी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी के ऊपर थी, कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी आप किस तरह से बढ़ा सकते हो। क्या क्या की पॉइंट्स है क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, और तीसरा क्या है, एफिशिएंट क्रॉपिंग पैटर्न है। अगर आप ये तीन चीजों को इंप्रूव कर लोगे तो आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन मेजर्स अगेंस्ट पेस्ट, वीड्स एंड डिजीज आर वाइटल फॉर क्रॉप हेल्थ। अब क्रॉप की हेल्थ को बचाने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है भाई, आपको देखना है कि आपके खेत में कोई कीड़ा तो नहीं लगा, आपके खेत के अंदर कोई वीड या अनवांटेड प्लांट तो नहीं है, आपकी फसलों में किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आप इन तीन चीजों पे कंट्रोल कर लोगे तो आप अपनी फसल की हेल्थ को बरकरार रख सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है, एनिमल हस्बेंड्री डाइवर्सिफाइज फूड रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स इनकम अपॉर्चुनिटीज। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, डाइवर्सिफाई करेगी किसको, फूड रिसोर्सेज को, और प्रोवाइड करेगी आपको इनकम अपॉर्चुनिटीज। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, कैटल फार्मिंग करते हैं, तो आपको ज्यादा इनकम रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग आर एसेंशियल फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। सस्टेनेबल फार्मिंग में हमने दो चीजें पढ़ी, पहला है ऑर्गेनिक फार्मिंग और दूसरा है आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अगर आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करके चला सकते हो
तो आप आगे जाकर या फॉर अ लॉन्ग टाइम एक बेटर प्रोडक्टिविटी गेन कर सकते हो और एक अच्छा इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हो। तो ये इसके साथ आपका चैप्टर भी आज यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट या क्वेरी है वो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।